नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे काव्य भाषा का प्रश्न और मध्यकालीन कविता, इस विषय पर। हम जानते हैं कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य एक बृहत कालखंड में सृजित साहित्य है। हम जब विभाजन करते हैं काल की दृष्टि से, तो ऐसा मानते हैं कि प्रथम कालखंड आदिकालीन हिंदी साहित्य है, जिसका समय 1050 से 1375 ऐसा माना जाता है। संवत की दृष्टि से यह काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। 1375 से 1700 तक पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल का समय है और 1700 से 1900 तक का समय उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल का समय है। इन दोनों कालखंडों को मिलाकर हम मध्यकालीन कविता या मध्यकालीन साहित्य के रूप में जानते हैं। उसका एक आधार यह भी है कि प्रारंभिक काल आदिकाल है और मध्यकाल के बाद का काल आधुनिक काल है। इन दोनों के बीच जो समय है, जो समय में सृजित साहित्य है, उसे मध्यकालीन साहित्य या मध्यकालीन कविता के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल की परिस्थितियां, परिवेश और काव्य सृजन की प्रेरणा, यह जब हम इस पर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मध्यकाल का वह पीरियड, वह समय जिसमें मुगल शासक हम पर काबिज थे, और बाद का कुछ समय अंतिम दौर का जिसमें अंग्रेज हम पर काबिज थे। ऐसी मध्यकालीन साहित्य में, क्योंकि वह मूलतः कविता का समय है, सभी रचनाकारों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में बैठकर काव्य सृजन किया और कविता में ब्रज भाषा, अवधी भाषा और क्षेत्र की अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं, इनमें अलग अलग राज्यों की भाषाएं, भोजपुरी, मैथिली या राजस्थान में बैठे हुए कवियों ने राजस्थानी आदि, इन सब भाषाओं में काव्य सृजन किया। मध्यकाल की कविता में वैविध्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। भक्ति की कविता, दर्शन की कविता, अध्यात्म की कविता, प्रेम की कविता, नैतिक मूल्यों की शिक्षा और ज्ञान देने वाली कविता, ऐसे तमाम तरह के विषय वस्तु की दृष्टि से हमें वैविध्य इस कविता में देखने को मिलते हैं। इसी तरह मध्यकालीन कविता को हम जब भक्तिकाल की दृष्टि से देखते हैं तो प्रवृत्तियों में उसे विभक्त करते हैं, क्योंकि भक्तिकाल नामकरण भी प्रवृत्ति के आधार पर ही किया गया। मुख्य रूप से जो प्रवृत्ति है भक्तिकाल में, वह भक्ति के रूप में ही उपस्थित होती है। लोक जागरण, लोक संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, अध्यात्म, प्रेम, योग, इन सब का भी समावेश हमें भक्तिकाल की कविता में मिलता है। किंतु जब हम भक्तिकाल की कविता को वर्गीकृत करते हैं तो हमें दो प्रकार की कविता मिलती है, सगुण काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण काव्य जिसमें राम भक्ति काव्य परंपरा और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा मिलती है। राम काव्य परंपरा के प्रवर्तक आचार्य तुलसीदास हैं, संत कवि तुलसीदास, और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक सूरदास हैं। किंतु इनके साथ साथ इस काव्य परंपरा का निर्वाह करने वाले, सृजन करने वाले कवियों की संख्या बड़ी मिलती है। अष्टछाप के कवि कृष्ण काव्य परंपरा में स्वतंत्र रूप से कृष्ण भक्ति करने वाली मीरा, रहीम, रसखान आदि का नाम भी उल्लेखनीय है। इसी तरह तुलसी के पीछे उनके राम भक्ति काव्य का अनुसरण करने वालों में केशवदास, रामचंद्रिका, सेनापति आदि, इनकी चर्चा मिलती है।
जबकि निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत सगुण काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य। संतों के प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं, उसमें नानक, दादू, सुंदरदास, नामदेव, रैदास, सहजोबाई, रज्जब अली, बहुत से संत कवियों का नाम लिया जाता है। जबकि सूफी काव्य के प्रवर्तक जायसी, मंझन, कुतुबन, उस्मान, मौलाना दाऊद, इस तरह के नाम उसमें शामिल हैं। उसके बाद उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल आया तो उसमें रीति काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, जिसे स्वच्छंद काव्य भी कहा गया, और फिर रीति इतर काव्य, ये 4 रूप हमें उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल में वर्गीकरण के आधार पर, विभाजन के आधार पर मिलते हैं। रीति काव्य में भी सर्वांग निरूपक, विविधांग निरूपक, एकांग निरूपक, इस प्रकार से आचार्य कर्म करने वाले, निरूपण करने वाले, लक्षण, उदाहरण आदि, भेद, उपभेद आदि के साथ कविता के अंगों की विवेचना करने वाले, ये एक परिपाटी कविता की पद्धति, कविता की यहां हमें मिलती है। और रीति सिद्ध में बिहारी प्रवर्तक हैं, जबकि रीति काव्य में देव हैं, पद्माकर हैं, मतिराम हैं, सोमनाथ हैं, भूषण हैं, केशव हैं, चिंतामणि हैं, कुलपति हैं, श्रीपति हैं, अमीरदास हैं, ऐसे बहुत से आचार्य हमें मिलते हैं। रीति सिद्ध काव्य का प्रवर्तन बिहारी ने किया, बिहारी लाल, जिनको सतसई का सृजक माना जाता है। बिहारी सतसई बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रचना है। एकमात्र रचना से बिहारी उत्कृष्ट कवि के रूप में स्थापित हुए। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। बाग वैदग्ध्य की दृष्टि से बिहारी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। शब्द चयन, भाषा विधान, बिंब विधान, प्रतीक आदि, ये सब कुछ अद्भुत है। रीति मुक्त काव्य या स्वच्छंद काव्य, जिसमें प्रवर्तक के रूप में घरानंद हमारे सामने आते हैं, और इसी परंपरा का अनुसरण करने वाले बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये 5 कवि हैं विशेष रूप से, जो स्वच्छंद कवि कहलाते हैं। स्व माने अपना, छंद माने बंधन, जो केवल अपने बंधन को स्वीकार करते हैं, शास्त्रीय किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते, अपितु सायास उसके विरुद्ध कविता का सृजन करते हैं। निजी प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम की गाथा को, अपने प्रेम के पात्र आलंबन को वो कविता में, छंदों में पिरोते चलते हैं। मध्यकाल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों का सृजन मध्यकाल में किया गया है। इसलिए रीति मुक्त काव्य में भी हमें दोनों रूप दिखाई देते हैं। इसके बाद रीति इतर काव्य परंपरा रीतिकाल में मिलती है, जिसमें नीति काव्य, वीरता का काव्य, मूल्य प्रतिष्ठा का काव्य, शौर्य और पराक्रम की कविता, इन सब को अगर हम देखना चाहें, उसमें कुछ संत काव्य, कुछ सूफी काव्य भी उस समय लिखे गए, भक्ति काव्य भी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति भी हमें देखने को मिलती है। तो ये रीति से इतर पुरा, आख्यान, पुरा कथा, इनको आधार बनाकर साहित्य सृजन करने वाले कवियों की परंपरा मिलती है। इस तरह संवत 1375 से 1900 तक का जो कालखंड है, वो मध्यकालीन कविता का, साहित्य का कालखंड कहलाता है। इस युग में गद्य सृजन नगण्य मात्रा में देखने को मिलता है। केवल रीतिकाल के दौर में कुछ ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से, कुछ कविताओं की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए, टीका टिप्पणी करते हुए, बहुत आंशिक रूप से गद्य के दर्शन होते हैं, वो भी ब्रजभाषा गद्य है।
लेकिन गद्य काल जिसे कहा गया वो आधुनिक काल है, जो भारतेंदु से प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि। इसी तरह गद्य के विधाओं का विभाजन भी जब हुआ तो उसे हमने आधुनिक काल या गद्य काल भी कहा। अब कविता पर जब हम बात करते हैं और मध्यकाल की कविता पर, तो यह भी एक बात हमारे सामने स्पष्ट उभर कर आती है कि काव्य की भाषा और गद्य की भाषा में अंतर होता है। ज्ञान विज्ञान के लेखन की भाषा और संवेदना के सृजन की भाषा, दोनों में अंतर होता है। चाहे वो शब्द चयन की दृष्टि से देखें, बिंब, प्रतीक, मिथक आदि के प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से देखें, चित्रात्मकता की दृष्टि से देखें, गत्यात्मकता की दृष्टि से, लय की दृष्टि से, तुक विधान की दृष्टि से, आंतरिक अनविति की दृष्टि से, तो काव्य की भाषा में एक वैशिष्ट्य तो मिलता है। इसलिए बहुत से आलोचकों ने काव्य भाषा पर अलग से काम किया और उन्होंने ये बताया कि कविता की भाषा सामान्य भाषा नहीं होती। जैसे कविता साहित्य की विधाओं में विशिष्ट विधा कहलाती है, ऐसे ही कविता की भाषा भी विशिष्ट होती है। वह बोलचाल की भाषा नहीं होती, उसमें अभिधा के साथ साथ लक्षणा, व्यंजना आदि का भी रचनात्मक प्रयोग होता है। इन सब को भी हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने उठता है कि कविता है क्या, किसे कहें? तो साहित्य में, शास्त्र में ये विवेचना की गई शब्दार्थों सहितो काव्यम, कि वह शब्द जो अर्थ को वहन करता है, जो अर्थ के साथ अग्रसर होता है, प्रयोग में आता है, वही कविता का अधिकारी है। यदि वह निरर्थक है, यदि वह संवेदना और भाव शून्य है, यदि उस शब्द से कोई बिंब नहीं बनता, कोई प्रतीक नहीं उभरता, तो वो काव्य का अधिकारी नहीं हो सकता। किंतु शब्द के अर्थ तो अनेक हैं, फिर किस अर्थ की बात हम कर रहे हैं? तो आगे चलकर आचार्य ने संस्कृत में इस पर भी विचार किया, आचार्यों ने, और कहा रमणीयार्थो प्रतिपादक है काव्यम। वह शब्द जो रमणीय अर्थ की प्रतिष्ठा करे, रमणीय अर्थ का बोध कराए, संप्रेषण कराए, वही काव्य का अधिकारी होता है। और इस तरह काव्य क्या है, कविता का स्वरूप क्या है, कविता के लक्षण क्या हैं, काव्य का हेतु क्या है, कविता का प्रयोजन क्या है, काव्य की प्रेरणा क्या होती है, उसके कई प्रेरक कारण हैं। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। मैथिली शरण गुप्त इस बात की ओर संकेत करते हैं। लेकिन कवि का जो दृष्टिकोण है, कवि की जो अनुभूति की भूमि है, वो बड़ी व्यापक है। इसलिए कहते भी हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसलिए काव्य भाषा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो कुछ बिंदु हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। एक तो यह है कि कविता की भाषा सामान्य भाषा से अलग विशिष्ट होती है। कवि प्रवाह में, धारा प्रवाह गति में जब कविता करता है, क्योंकि भाव जो हैं वो उद्वेलित होते हैं और वो कवि को लिखने के लिए, कविता में निबद्ध करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रेरित करते हैं। ऐसे में कवि सायास बैठकर कविता नहीं करता कि शब्द निकाल ले, छंद निकाल ले, बिंब निकाल ले, अलंकार निकाल ले, या प्रतीक निकाल ले, या ध्वन्यात्मकता के बिंदु निकाल ले तो कविता कर ले। कवि जब कविता करता है तो धारा प्रवाह गति से उसके भाव उसे उद्वेलित करते हैं, प्रेरित करते हैं, इसलिए उसकी भाषा भी विशिष्ट हो जाती है। और विशिष्ट है इसीलिए उसे असामान्य भाषा भी कहते हैं। सामान्य भाषा तो बोलचाल की भी हो सकती है, ज्ञान विज्ञान की भी हो सकती है, लेकिन एक सृजनात्मकता, एक रचनाशीलता जिस भाषा में होती है वह विशिष्ट होती है। इसलिए काव्य की भाषा को विशिष्ट भाषा कहा गया। यह अर्थ व्यंजक भी होती है। सामान्य रूप से शब्दों के जो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, कविता में वो शब्द विशिष्ट अर्थ के, अभीष्ट अर्थ के व्यंजक होते हैं। इसलिए
कविता में प्रयुक्त शब्द योजना अर्थ व्यंजना की दृष्टि से भी विशिष्ट हो जाती है। उसकी पद रचना सुगठित होती है, सुनियोजित होती है और गागर में सागर भरने वाली भी होती है। काव्य में शब्दार्थ की सुनियोजित अन्विति भी होती है। शब्द और अर्थ का प्रयोग अनुप्रयोग वह विशेष रूप से सुनियोजित ढंग से कवि करता है। यह कवि पर निर्भर करता है। इसलिए कवि का शब्द चयन सटीक होता है, विषयनिष्ठ होता है, संदर्भ सापेक्ष होता है, सार्थक होता है और वह अपने भाव, विषय और वस्तु के अनुकूल शब्दों को चुनता भी है, उनका प्रयोग अनुप्रयोग भी करता है। काव्य भाषा में रागात्मक तत्व होता है, संश्लेषणात्मक बिंदु होते हैं, सृजनात्मक तत्व होता है। इसलिए कविता में आलंकारिकता, छांदिक सौंदर्य, बिंब प्रतीक और चित्रात्मकता यह भी अद्भुत कौशल की परिचायक बनकर आती है। कवि अलंकारों का प्रयोग सायास करने नहीं बैठता। जहां कहीं ऐसा होता है वहां उसका वो एक कमजोर पक्ष उद्घाटित करता है। बहुत जगह पर अलंकारों के प्रति अधिक व्यामोह, इसका उदाहरण रीतिकाल में एक आध जगह हमें मिलता भी है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। कवि केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ जब लिखे तो उन्होंने अलंकार प्रयोग कविता में इसके प्रति एक आग्रह भी रखा। लेकिन सायास अलंकारों का भरपूर प्रयोग अनुप्रयोग कविता को बोधगम्य बनने से रोकता है, सहज ग्राह्यता में बाधा बनता है। यह बात सभी ने स्वीकार भी की। इसलिए सहज रूप से अलंकारों का प्रयोग हो, कविता का हिस्सा बनकर प्रवाह में शामिल होकर यदि अलंकार आते हैं तो वह उसकी कवि की सृजनात्मकता के द्योतक बनते हैं। काव्य भाषा के अनेक उपादान माने जाते हैं। काव्य के अंगों के रूप में भी हम उनकी चर्चा करते हैं। शब्द है, शब्द अनेक प्रकार के कवि प्रयोग करता है। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशी। मध्यकाल के कवियों ने भी अनेक प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, क्योंकि मध्यकाल में मुगल शासक काबिज थे तो अरबी फारसी उस समय की मुख्य कार्य साधक भाषा थी, शासन प्रशासन की भाषा थी और उसका विधिवत ज्ञान शिक्षा के माध्यम से, अध्ययन के अध्यापन के माध्यम से दिया जा रहा था। तो स्वाभाविक है कि भाषा और शब्द संपदा युग सापेक्ष होती है तो कवियों को भी वह प्रभावित करती है। इसलिए तुलसीदास ने, सूरदास ने या मध्यकाल के, उत्तर मध्यकाल के अनेक कवियों ने फारसी के, उर्दू के, अरबी के शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। तो शब्द एक महत्वपूर्ण उपादान है। शब्दों को धार लगाने का काम भी मध्यकाल का कवि करता है। इसीलिए नंदास के बारे में तो कहा गया कि और कवि गढ़िया नंदास जड़िया। अर्थ, वाक्य, कल्पना, बिंब, प्रतीक, मिथक, लय, छंद, तुक, संगीतात्मकता, शब्दों के वैविध्य में से सटीक चयन, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब इस बात के द्योतक हैं कि कविता का जब भवन तैयार होता है तो उसकी निर्मिति में भाषा के ये सब उपादान अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। इनके बिना कविता नहीं बन पाती। इसलिए काव्य भाषा के गुणों का उल्लेख करते हुए यह कहा जाता है कि उसकी राग बोधात्मकता यह महत्वपूर्ण गुण है। यानी कविता में एक राग तत्व होता है। उस राग का बोध कराने के लिए
कवि विशेष प्रकार की प्रक्रिया से गुजरता है। वह जो काव्य रचना की प्रक्रिया है वह बड़ी विलक्षण है, उसे अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। काव्य भाषा सहज होती है, कितने ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग क्यों ना करे कवि, किंतु उसमें एक सहजता, उसमें एक नैसर्गिकता, उसमें एक अकृत्रिमता, कृत्रिम ना हो ऐसा भाव उस भाषा में मिलता है। लाक्षणिकता और व्यंजकता भी होती है। इसलिए आचार्यों ने अभिधा उत्तम काव्य है, कुछ लोगों ने माना, तो बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि अभिधा अधम काव्य है। कविता वही है जिसमें शब्द विधान अर्थ के साथ और लाक्षणिकता तथा व्यंजकता के साथ अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए। कविता एक विशिष्ट अर्थ की द्योतक भी होती है। उसके सहज वाचन पठन श्रवण से वह अर्थ यदि ग्रहण नहीं हो रहा तो ग्राहक में, कविता के पाठक में कहीं दोष है। इसलिए कविता की गहनता, गंभीरता, उसके भीतर निहित अर्थवत्ता ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कविता की भाषा सांकेतिक भी होती है, वह सीधी सपाट बयानी नहीं होती, उघाड़ कर कवि अपने मंतव्य को, अपने अभीष्ट को व्यक्त नहीं करता। इसलिए सीधी सपाट शब्द और अर्थबोध की भाषा कविता की भाषा नहीं होती। उस अर्थ के साथ उसकी जो छटाएं हैं उनको भी समझना आवश्यक होता है। कविता की भाषा में चमत्कार भी होता है क्योंकि वो अलंकारिक होती है, क्योंकि वो छांदिक सौंदर्य से, गतिमान, लयमान, अन्विति से जुड़ी हुई होती है, और उसमें लालित्य विशेष रूप से होता है। लालित्य एक प्रकार के सौंदर्य का सर्जक तत्व है, यानी सौंदर्य में लालित्य जो है वो चार चांद लगाता है। उसमें गुण भी बहुत होते हैं। शास्त्र में तो 20 गुणों की बात की गई है, लेकिन प्रसाद, माधुर्य और ओज, ये 3 गुण तो विशेष रूप से कविता की विवेचना, समीक्षा या आलोचना करते हुए इनका उल्लेख बार बार किया भी जाता है। इस तरह से वो जो अनेक गुण हैं, इन 3 के अतिरिक्त भी गुण हैं, वह भी कविता में यत्र तत्र मिलते हैं, होने चाहिए। वही काव्य भाषा में लालित्य पैदा करते हैं। काव्य भाषा में यदि गुण न हो या गुणों का अभाव हो, कमी हो, तो कुछ दोष भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए काव्य दोषों की चर्चा भी शास्त्र में विस्तार से की गई है। अस्पष्टता अगर कविता की भाषा में है तो वह उसका दोष है। दुरूहता भी एक दोष है, कठिन नहीं होनी चाहिए। काव्य की भाषा सहज, सरल, बोधगम्य हो, कृत्रिम ना हो, चमत्कृति अतिरेक के साथ उपस्थित ना हो, कृत्रिमता ना हो, श्रुति कटुता, ऐसी भाषा का प्रयोग भी कविता में न हो, और विषयानुकूल शब्द का चयन होना चाहिए। अगर वीर रस की कविता है, शौर्य पराक्रम की कविता है, तो फिर महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग जायज है, वाजिब है, उचित है। लेकिन श्रृंगार की कविता में, भक्ति की कविता में, प्रेम की कविता में कर्ण कटु शब्दावली का प्रयोग या महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग में बहुत प्रभावित नहीं करता, अपितु रसबोध में बाधा भी बनता है, रसानुभूति में अवरोध भी पैदा करता है। आवृत्ति दोष भी नहीं होना चाहिए। कविता की भाषा में शब्द की दृष्टि से, बिंब, प्रतीक, मिथक आदि की दृष्टि से कोई एक भी अंग बार बार प्रयोग में न आए, अन्यथा नीरसता, उबाऊपन पैदा होता है। पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। कविता में अभिव्यक्त कथन सामान्यतः चित्रात्मक होते हैं, होने चाहिए, क्योंकि चित्र मनोमस्तिष्क पर एक बिंब उकेरता है। ऐसा लगता है कि जैसे
पाठक के दृष्टि के सामने पटल पर, पर्दे पर कोई दृश्य घूम रहा है, चल रहा है, उपस्थित हो रहा है, ऐसा कविता में बोध होना चाहिए। कविता स्वाभाविक लगे और जिन व्यापारों को वो शामिल करे वह उस स्वाभाविकता के साथ उपस्थित हो। नाद सौंदर्य कविता की आयु को बढ़ा देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता में यदि नाद सौंदर्य है तो काव्य की आयु बढ़ती है, वह दीर्घायु हो जाती है, वह कालजयी भी हो जाती है। इसलिए राम की शक्ति पूजा को देखें, मध्यकाल की वीर रस की कविता को देखें, तमाम तरह के कवियों ने इस तरह के रचनात्मक प्रयोग किए हैं। अगोचर भावनाओं के मूर्त विधान के लिए कविता भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। कविता की भाषा लक्षणा शक्ति का सहयोग लेती है, सहारा लेती है। काव्य भाषा की पाठ वाचन कला महत्वपूर्ण होती है। कविता, अगर हम कवि शिक्षक के रूप में कविता का शिक्षण कर रहे हैं कक्षा में विद्यार्थियों के सामने, एक शिक्षक के रूप में, तो हमें यह भी बोध होना चाहिए कि कौन सी कविता को कैसे पढ़ना है, किस छंद के वाचन की कला क्या है। सवैया जिस लय और तान के साथ पढ़ा जाता है, कवित्व उससे थोड़ी भिन्न लय और तान के साथ पढ़ा जाता है। उच्चारण, शब्दों का बोध, यह यदि स्पष्ट है तो कविता में पठन वाचन में जो सौंदर्य पैदा होता है वह कविता के अर्थ को स्वतः संचरित करता है, काव्यार्थ से अवगत कराता है। इसलिए यदि कविता को दोहा कैसे पढ़ना है, कुंडलिया कैसे पढ़ना है, या अन्य छंद, इनके पढ़ने की प्रविधि क्या है, हम रामचरितमानस का जब पाठ करते हैं तो अनेक प्रकार की प्रविधियों से उस पाठ को किया जाता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भाषा, कविता की भाषा अपनी कलात्मकता के साथ, सृजनात्मक संवेदनाओं के साथ अभिव्यक्ति प्राप्त करती है और वही काव्य को सशक्त बनाती है, बोधगम्य बनाती है। कवि अपनी अनुभूतियों का प्रकाशन जितनी शिद्दत से, जितनी मजबूती से काव्य के माध्यम से करता है, उतना गद्य के माध्यम से नहीं कर पाता। इसलिए कविता को कांता सम्मत उपदेश के रूप में भी देखा जाता है। मित्रों, काव्य की भाषा वास्तव में एक विशेष प्रकार की भाषा होती है और उसके लिए पठन वाचन श्रवण के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए उसके शिक्षक को भी, उसके पाठक को भी विशिष्ट भूमिका निभानी होती है, तभी वह काव्य के मर्म से अवगत हो सकता है। इस विषय को यहां विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।